हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देखने वाले हैं, अर्थात CAG को देखने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। और रही बात रेगुलर PDF की, तो रेगुलर PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बात करें इस नोट्स की, तो आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। हाँ, रेगुलर वीडियोज को अगर आप देख रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे, इसलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। खैर चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं CAG। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली थी, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, पिछले वीडियोज में। और इसमें बात करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अर्थात CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल। चलिए, अब बात की जाए कि भारत के संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम क्या है, बेसिकली काम क्या है। देखिए, बेसिकली इनका काम है लेखा जोखा तैयार करना। काई का लेखा जोखा? राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं, जो भी व्यय किए जाते हैं, उनका लेखा जोखा, एक एक पाई का, एक एक रुपये का लेखा जोखा तैयार करना। भाई, केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, जो भी मान लीजिए कोई योजना बनाई जा रही है, योजना के क्रियान्वयन में, योजना को लागू करवाने में, योजना को चलाने में पैसे खर्च होते हैं या फिर जो भी खर्च हो रहे हैं, उस खर्च का लेखा जोखा तैयार करना, ठीक है ना। किसका काम है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG का काम है। एक एक करके सारी हम बातें देखेंगे। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये बेसिकली मैंने बता दिया है कि क्या काम है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, और भी क्या काम है उनको हम एक एक करके देख लेंगे। फिलहाल आप चलिए देखते हैं। बात की जाए कि भारत के संविधान में CAG का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक, 148 से 151 तक CAG का वर्णन है, CAG का उल्लेख किया हुआ है अनुच्छेद 148 से 151 तक में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 148 में ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद अगर कुछ है CAG के लिए तो वो 148 है। 148 में क्या बात की गई है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ठीक है। कहाँ बात की गई है? 148 में, 148 में। इसी के अंतर्गत ये सारी भी बातें आएंगी, बट अनुच्छेद से कोरिलेट करके ना पूछा जाएगा। आप खाली ये भी ध्यान में रखते हैं, ऐसे भी ध्यान में रखते हैं कि CAG की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति, शपथ कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति, तो काम चल जाएगा। अनुच्छेद ना याद रहे तब भी। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन कहाँ मिलता है, या फिर भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, ठीक, तो वहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए 148। तो इसके लिए अनुच्छेद ध्यान में रखेंगे तो फ़ायदा होगा, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी चीज़ें इसी के अनुच्छेद के अंतर्गत ये है कि नियुक्ति कौन करेगा? CAG की राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ही। त्यागपत्र किसे देगा? CAG राष्ट्रपति को देगा। कार्यकाल की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, मतलब जो पहले इसमें से हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, समझाता हूं। मान लीजिए जिसको CAG नियुक्त किया गया है उसकी आयु है 55 वर्ष, ठीक है। तो 55 वर्ष आयु है तो आराम से ये 6 वर्ष कंप्लीट कर लेगा। 55 6, जब इसका 6 वर्ष पूरा होगा तो कितने साल का हो जाएगा? ये 61 वर्ष का, 61 ईयर का हो जाएगा, ठीक। आप समझ पाए होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, 6 वर्ष का कार्यकाल ये पूरा कर लेगा आराम से। लेकिन मान लीजिए उसकी आयु है, जब इसको CAG नियुक्त किया गया है, जिसको उसकी आयु है नियुक्त करने के समय, उसकी आयु मान लीजिए आप 62 वर्ष है, 62 वर्ष है। तो 62 वर्ष उसकी आयु है और 65 वर्ष तक की आयु तक ही काम कर सकता है वो। तो आप एक बात बताइए कि ये 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर पाएगा? 62 वर्ष की आयु है तो नहीं कर पाएगा। 3 साल बाद ही इसकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी। मतलब इसकी जो आयु है 65 वर्ष, इसकी जो लिमिट है, मतलब कितने वर्ष तक ये रह सकता है CAG के पद पर, 65 वर्ष तक के एज से पहले तक ही रह सकता है, मतलब 65 वर्ष तक ही रह सकता है। 65 वर्ष तक इसकी एज है तो CAG के पद पर रह सकता है। तो ये वाली आयु जो है ना, ये पहले कंप्लीट हो जा रही है, 6 वर्ष पूरा होने से पहले ही
उसकी आयु 62 वर्ष है जब नियुक्त हुआ है, तो 3 वर्ष बाद ही 65 वर्ष का हो जाएगा। मतलब कार्यकाल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 3 वर्ष ही पूरा कर पाएगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष में ही वो 65 साल का हो जा रहा है, 6 वर्ष पूरा करने का मौका ही नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। जो पहले हो जाए, इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, जो भी पहले हो। हाँ, अगर मान लीजिए कि असंवैधानिक रूप से काम करता है या फिर ऐसा लगता है कि असंवैधानिक रूप से कार्य कर रहा है, कदाचार का आरोप लगता है, तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है ना, वो हटाने की प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है ना, उसके जैसी है। ठीक, सीएजी को हटाने की प्रक्रिया है, कैसी है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जैसी है। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, अगले 1-2 वीडियोज में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों हम पढ़ लेंगे, तो वहां पर ये चीजें देख लेंगे प्रक्रिया क्या है। बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जैसी है। किसकी प्रक्रिया? किसकी प्रक्रिया? सीएजी को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, ओके। उसके बाद बात की जाए सेवानिवृत्ति के पश्चात, मतलब रिटायर होने के बाद अगर सीएजी रिटायर हो जाता है, सेवा समाप्त हो जाती है, तो सेवा समाप्त होने के बाद वो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए, कोई भी पद हो, भारत सरकार के अधीन हो या फिर राज्य सरकार के अधीन हो, उसके लिए अयोग्य हो जाएगा। उसके बाद सीएजी पर काम करने के बाद, सीएजी के पद पर काम करने के बाद जब रिटायर होगा वो, तो बाकी किसी पद के लिए अयोग्य हो जाएगा, चाहे वो भारत सरकार के अधीन हो या फिर राज्य सरकार के अधीन हो। और थोड़ा सा ये भी बात ध्यान में रख लीजिए, वेतन की बात की जाए तो वेतन संचित निधि से मिलता है सीएजी को। वेतन कहाँ से? संचित निधि से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही इसको वेतन मिलता है। ठीक है ना, सीएजी को। आप कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा कि वर्तमान में भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो कौन है? आप जरूर बताइएगा वर्तमान में कौन है सीएजी। और उसके बाद बात करते हैं, चलिए 149 की बात की जाए तो 149 में सीएजी के कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है। तो 149 में कार्य एवं शक्तियों का वर्णन मिलता है। कार्य एवं शक्तियों को हम आगे देख लेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद 150 की बात की जाए, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने लिख दिया है, मन करे तो आप ध्यान रख सकते हैं, नहीं मन करे तो छोड़ भी सकते हैं। मतलब संघ अर्थात केंद्र और राज्यों को खातों का जो विवरण है ना, अकाउंट्स का जो विवरण है, वो राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। तो राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति जैसा बोलेगा, और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर बोलेगा? सीएजी की सलाह पर। तो ये 150 अनुच्छेद 150 में ये बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये नहीं है, तो आप बस ऐसे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। 151 की बात की जाए, 151, तो 151 में क्या बात की गई है? ये बात इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 151 में ये बात की गई है कि सीएजी अपनी जो रिपोर्ट सौंपेगा, देखिए केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों के लेखा का परीक्षण करना सीएजी का काम है। ठीक है ना, सीएजी का काम है, चाहे वो राज्य सरकार का हो काम हो या फिर केंद्र सरकार का काम हो, दोनों का काम कौन देखेगा? सीएजी ही देखेगा। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है भारत का, वही देखेगा दोनों का काम। ठीक है, तो सीएजी की जो रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट अपना किसको सौंपेगा? सीएजी की जो रिपोर्ट है, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। ये केंद्र के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, संघ के कॉन्टेक्स्ट में, केंद्र सरकार के कॉन्टेक्स्ट में किसको रिपोर्ट सौंपेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा? इसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा, दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। राष्ट्रपति सदनों के दोनों सदन, राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राज्य के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, राज्य के संदर्भ में बात की जाए, तो सीएजी अपनी रिपोर्ट, कैग जो है अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्यपाल को। राज्यपाल को। आप आसानी से इन चीज़ों को कोरिलेट करके याद रख, मतलब ध्यान रख सकते हैं। अगर ये क्लियर है तो ये आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, सीएजी यहाँ पर राज्य, मतलब राज्य के संदर्भ में यहाँ देख रहे हैं, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्यपाल को। राज्यपाल क्या करेगा? विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा इस रिपोर्ट को। ठीक है, ठीक ना, एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर केंद्र सरकार है, यहाँ राज्य सरकार की बात है। चलिए उसके बाद बात की जाए कार्य एवं शक्तियों को देख लेते हैं। तो बेसिकली मैंने बता ही दिया है कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं, और जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सीएजी की कार्य एवं शक्तियों में और बात की जाए तो लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण विभाग, लेखा अर्थात अकाउंट, लेखा परीक्षण विभाग, परीक्षण अर्थात ऑडिटिंग, ऑडिटिंग लेखा जोखा तैयार करना। ठीक है ना, ऑडिटिंग विवरण तैयार करना। तो एक मिनट, हाँ, तो लेखा परीक्षण विभाग का प्रधान होता है, प्रधान के रूप में कार्य करता है कौन?
सीएजी, ध्यान रखिएगा, लेखा परीक्षण के हेड के रूप में काम करता है सीएजी, ठीक है ना, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या फिर राज्य सरकार की बात हो, दोनों की। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बोलिए या फिर जो भी हो, आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो बात है कि सार्वजनिक जो धन है ना, सार्वजनिक धन है, लोक निधि का संरक्षक या अभिभावक के रूप में कार्य करता है सीएजी, क्योंकि सरकार के पास, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके पास जो पैसे आ रहे हैं वो किनके पैसे हैं, जनता के पैसे हैं। वो धन सार्वजनिक हुआ ना, फिर वो जो धन है सार्वजनिक हुआ, पब्लिक का हुआ, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, सार्व मतलब सभी, जन मतलब लोग, सभी जनों का धन हुआ ये, ठीक। तो जो पब्लिक के पैसे पहुंच रहे हैं सरकार के पास, चाहे राज्य सरकार के पास चाहे केंद्र सरकार के पास, वो खर्च कर रहे हैं, तो खर्च का विवरण तैयार करना, उसका हिसाब किताब लेना किसका काम है, सीएजी का काम है। तो सीएजी एक तरह से देखा जाए तो सार्वजनिक धन अर्थात लोक निधि, लोक अर्थात लोगों की, निधि अर्थात संपत्ति, सार्वजनिक धन या फिर लोक निधि का संरक्षक या अभिभावक के रूप में कार्य करता है। कौन, सीएजी। आप समझ पाए होंगे इस बात को। और उसके बाद बात कर लीजिए, हाँ, तो यहीं पर संचित निधि जो है ना, यहाँ संचित निधि अर्थात इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 266 में इसकी बात की गई है, आर्टिकल 266 में, हम आगे देखेंगे, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। आकस्मिक निधि की बात की जाए तो इसको कंटिजेंसी फंड बोलते हैं, 267 में इसकी बात की गई है, 267 में। तो आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आगे हम पढ़ेंगे भी, बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो संचित निधि या फिर आकस्मिक निधि, ठीक है ना, चाहे वो केंद्र सरकार की बात की जाए, केंद्र सरकार के पास जो संचित निधि है, या फिर राज्य सरकार के पास है संचित निधि हो, या फिर आकस्मिक निधि हो, या फिर केंद्र शासित प्रदेश के पास जो संचित निधि आकस्मिक निधि है। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश में आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर विधानसभा हो, ठीक है ना, जहाँ पर विधानसभा हो वहीं पर तो विधानमंडल की बात आएगी। हाँ, तो यहाँ से संचित निधि या आकस्मिक निधि से जो व्यय करते हैं, चाहे केंद्र कर रहा हो अपने यहाँ से या फिर राज्य कर रहा हो अपने यहाँ से, ठीक, तो उसके व्यय का परीक्षण करना, ऑडिटिंग करना किसका काम है। तो ये मैंने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में हल्का आइडिया दे दिया था, इसका हल्का आइडिया दे तो दिया था इसका इंट्रोडक्शन में। तो बेसिकली यही काम है सीएजी का। उसके बाद और भी ये सब काम ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी क्वेश्चंस मान लीजिए स्टेटमेंट वाइज पूछ ले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ ले, यहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट्स दे दे और पूछ ले कौन सा इसमें कौन सा सीएजी का कार्य है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी। जैसे ये 1-2 बातें हैं, ध्यान आप रख सकते हैं, पढ़ते रहिएगा रिवीजन के क्रम में। बाकी जो इम्पोर्टेंट बात है, 1 मिनट, ये बार बार दिमाग, हाँ, तो बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कार्य में। बाकी आप इसको रिवीजन के क्रम में थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। व्यापारिक या फिर निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों का, लेख अर्थात अकाउंट, लेखों का परीक्षण करना, अकाउंट को हिंदी में लेखा बोलते हैं, ठीक है, लेखों का लेखा परीक्षण करना, अकाउंट ऑडिटिंग करना। उसके बाद भंडार गृह या फिर स्टॉक का लेखा परीक्षण करना, राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय निकायों का परीक्षण करना, सरकारी कंपनियों या फिर निगमों का लेखा परीक्षण करना। ये सारी बातें आप रिवीजन के क्रम में थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस वर्ड को भी, इन वर्ड्स को पर भी ध्यान देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें सरकारी ही हैं। उसके बाद बात की जाए तो हाँ, ये ध्यान रखिएगा आप कि लोक लेखा समिति जो होती है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लोक लेखा समिति के मित्र, लोक लेखा समिति के मित्र, मार्गदर्शक या फिर आँख कान, ये सब के रूप में किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है, लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, आँख कान के रूप में किसको जाना जाता है, सीएजी को जाना जाता है, कैग को। क्योंकि कैग ही तो अपनी पूरा रिपोर्ट तैयार कर लोक लेखा समिति, मतलब कैग जो रिपोर्ट तैयार करेगा वही रिपोर्ट तो इसके पास जाएगी ना, लोक लेखा समिति के पास। अब समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो ये सारी बातें हैं, तो सारा काम तो यही कर रहा है ना सीएजी। तो सीएजी की बात की जाए तो लोक लेखा समिति के मित्र, मार्गदर्शक एवं आँख कान के रूप में कार्य करता है या फिर जाना जाता है। सीएजी जो है लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, आँख कान के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, कौन, सीएजी। तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। सीएजी भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, ठीक है ना। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ये किसका स्टेटमेंट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो ये इंपॉर्टेंट एक बात है, आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कीजिए,
ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि एक अधिनियम लाया गया था, सीएजी अधिनियम 1971। इसमें जब 1976 में इसमें थोड़ा संशोधन करके क्या किया गया था, केंद्र सरकार के जो लेखा परीक्षण होता था ना, तो लेखा परीक्षण से लेखा को अलग कर दिया, लेखा अर्थात अकाउंटिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का ध्यान रख लीजिए कि 1976 में संशोधन के बाद 1976 में जो संशोधन हुआ था ना, सीएजी अधिनियम 1971, यह अधिनियम कब का है, 1971 का, जिसमें 1976 में संशोधन करके केंद्र सरकार के लेखा परीक्षण से लेखा अलग कर दिया गया, ठीक, अकाउंटिंग। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।